Hello students, welcome back. Welcome to the part 3 of chapter 3 changes around us of Olympiad chemistry class 6. पिछले पार्ट के अंदर हमने क्वेश्चंस किए थे जो ओलंपियाड केमिस्ट्री से रिलेटेड थे। उन क्वेश्चंस के अंदर बहुत सारी टर्म्स आई थी, जिन टर्म्स के ऊपर वो क्वेश्चंस थे तो उन टर्म्स को हमने एक्सप्लेन भी किया था। तो उन जो टर्म्स आई हैं उन टर्म्स को आपको लिखना है, जैसे केमिकल कॉम्बिनेशन आ गया, केमिकल डिकम्पोजिशन आ गया, केमिकल डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो केमिकल कॉम्बिनेशन जैसे कॉम्बाइन हो रहे हैं, जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड मिलके सिर्फ एक ही कंपाउंड बनाते हैं उसको बोलते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन। और जहाँ पर एक कंपाउंड से दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बनते हैं दैट इज़ कॉल्ड डिकम्पोजिशन। जैसे वाटर को तोड़कर हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना लिया दैट इज़ डिकम्पोजिशन, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़कर हमने वाटर बना लिया दैट इज़ कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि भाई कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस कौन सी होते हैं जिसमें जो केमिकल चेंज इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से होते हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल, और जो केमिकल चेंज सनलाइट की मदद से होते हैं उनको बोलते हैं हम फोटोकेमिकल चेंज। ठीक है, तो आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे, बाकी जो क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, उन क्वेश्चंस में आपको बहुत सारी टर्म्स मिलेंगी, जैसे कैटलिस्ट मिलेगा, केमिकल डिकम्पोजिशन मिलेगा, इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, कैटलिस्ट, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, ये सारी चीज़ें मिलेंगी जिनको हम एक्सप्लेन करेंगे और वो आपको अच्छे से समझनी है और लिखनी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 47 तक हम कर चुके थे। 47 क्वेश्चन था आपके पास कि चूज़ द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस हमने बताया जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का वर्ड आ जाता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल। तो स्प्रेडिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ रही है और लैक्रेंचे सेल में इलेक्ट्रिसिटी खुद प्रोड्यूस हो रही है, तो दोनों ही क्या हो गई, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस हो गई। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टडी ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। जब हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस की स्टडी करते हैं दैट कम्स अंडर द फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, ए सब्सटेंस विच अल्टर द रेट ऑफ द रिएक्शन। अल्टर का मतलब होता है कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन को बदल सकता है वो कौन से सब्सटेंस होते हैं, उनको हम कैटलिस्ट बोलते हैं। और जो कैटलिस्ट होते हैं वो कभी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करते हैं, वो केमिकल रिएक्शन के दौरान केमिकली अनचेंज रहते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं और केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद आपको एज इट इज़ मिल जाते हैं। ठीक है, ऑन हीटिंग द कलर ऑफ जिंक ऑक्साइड चेंजेस फ्रॉम येलो टू वाइट, दिस इज नोन एज केमिकल चेंज। क्योंकि जिसके अंदर केवल फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है वो कौन से होते हैं, फिजिकल चेंज होते हैं, जैसे कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, शेप, साइज, स्टेट। ठीक है, now we will talk about the next question. in photosynthesis the catalyst is that is chlorophyll। तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो एक कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है, क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो हो जाती है पूरी, उसके बाद भी क्लोरोफिल ऐसे ही रहता है, मतलब क्लोरोफिल में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो जो सब्सटेंस केवल रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं और उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते उनको क्या बोलते हैं, हम कैटलिस्ट बोलते हैं। If two substance interact to produce a change, they will do so। अगर दो सब्सटेंस आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक चेंज प्रोड्यूस करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके जो इंटरेक्शन है वो मतलब राइट काइंड ऑफ इंटरेक्शन का मतलब है कि जो इंटरेक्शन होने चाहिए उस चेंज के लिए वो इंटरेक्शन है, और इंटरेक्शन होने के लिए या चेंज होने के लिए जो कंडीशन है वो सारी वहाँ पर गिवन है। तो राइट काइंड होना चाहिए और राइट कंडीशंस होनी चाहिए, तभी दो सब्सटेंस इंटरेक्ट करके एक नया सब्सटेंस बना सकते हैं। तो ये आपको देखना है कि भाई जो इंटरेक्शन है वो इफेक्टिव होने चाहिए और कंडीशंस भी इफेक्टिव होनी चाहिए, तभी क्या हो सकता है, तभी वहाँ पर कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म हो सकता है। एक कैटलिस्ट होता है वो क्या करता है, वो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, तो इसलिए इसका आएगा डी ऑप्शन। ठीक है, now we will talk about the question number 54। in our body कौन से सब्सटेंसेस है, एंजाइम्स। एंजाइम एक्ट एज कैटलिस्ट। एंजाइम्स को हम बायो कैटलिस्ट भी बोलते हैं, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस को कैटलाइज करते हैं।
अगर हमारी बॉडी में एंजाइम ना हो तो हमें अपने हाथ को मूव करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो एंजाइम की वजह से जो हम इतने जल्दी जल्दी कुछ भी कर पाते हैं तो वो एंजाइम की वजह से, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम डाइऑक्साइड, द रिएक्टेंट इज। तो जो सब्सटेंस हम स्टार्टिंग में लेते हैं और उससे हमें नए सब्सटेंस मिलते हैं, तो जो सब्सटेंस स्टार्टिंग में लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम? रिएक्टेंट बोलते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने क्या लिया था? कैल्शियम कार्बोनेट लिया था, तो इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट एक रिएक्टेंट हो गया, ठीक है। तो सी कैल्शियम कार्बोनेट इज द करेक्ट ऑप्शन। ए बॉल लाइंग ऑन द ग्राउंड डज नॉट मूव ऑन इट्स ओन बिकॉज जो चीज़ अपने आप से नहीं घूमती है उसमें क्या होता है? इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब होता है दृढ़ता, जो अपने अंदर होने वाले चेंज को क्या करते हैं? अपोज करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि अगर कोई चीज़ कहीं पर पड़ी है तो वो वहीं पर पड़ी रहेगी बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 57। रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, देखो जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है ये आपको याद करने वाले यहाँ पर फैक्ट्स हैं। टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो इन सभी चीज़ों पर क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है? डिपेंड करता है। टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो इसलिए इसका ऑप्शन आएगा डी, ऑल ऑफ अबोव, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। एज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस, जब हम किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो क्या हो जाता है? रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे और नंबर ऑफ इंटरेक्शन बढ़ जाते हैं, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड फ्यूल आर, जो गुड फ्यूल होता है वो क्या होना चाहिए? उसके अंदर मतलब ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए, सेफ होना चाहिए और इजीली ट्रांसपोर्टेबल होना चाहिए। तो इसलिए आएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपके कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड हैं। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड फ्यूल आर, तो ये ज़्यादा एनर्जी रिलीज करना चाहिए, सेफ होना चाहिए मतलब पॉइजनस नहीं होना चाहिए, और मतलब कोई एक्सप्लोजन नहीं होना चाहिए उसमें, और क्या होना चाहिए? इजीली ट्रांसपोर्टेबल होना चाहिए, मतलब उसको एक स्थान से दूसरी जगह पर आसानी से ले जा सके, इस तरीके का होना चाहिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन शुगर इज स्टीयर्ड विद ए स्पून इन ए ग्लास ऑफ वाटर, मोर शुगर इज डिजोल्व एंड फास्टर, व्हाई? जब हम चीनी घोल रहे हैं उसको हम क्या करते हैं? स्पून की मदद से चलाते हैं, तो जो चीनी होती है वो जल्दी और ज़्यादा घुलती है। क्यों? क्योंकि स्टिरिंग करने से क्या होता है? शुगर और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन है वो बढ़ जाता है। तो स्टिरिंग इंक्रीजेज द रेट ऑफ इंटरेक्शन, दैट्स वाई मोर शुगर एंड फास्टर इट डिजोल्व, ठीक है। इन ए सर्टेन चेंज कलर एंड द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंसेस चेंजेस, व्हाट रिएक्शन माइट दिस बी? तो जो कलर है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो क्या है? दोनों फिजिकल प्रॉपर्टी हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी किस में चेंज होती हैं? फिजिकल चेंजेस के अंदर। तो इसका आएगा डी ऑप्शन, क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और कलर दोनों क्या हैं? दोनों आपके फिजिकल प्रॉपर्टी हैं। जो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है तो इसका मतलब वो कौन सा चेंज हो गया? फिजिकल चेंज हो गया। एज पर द टेम्परेचर इंक्रीजेज, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बिकॉज नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेज। ये सही है, क्योंकि कोलिजन की वजह से ही वहाँ पर केमिकल चेंज होता है, और कोलिजन जो होते हैं वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है कोलिजन बढ़ जाते हैं और वो रिएक्शन जल्दी से हो जाती है, या जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी बढ़ जाता है। मिल्क कर्डल्स व्हेन लेमन जूस इज एडिड, जो मिल्क होता है वो कर्ड में चेंज हो जाता है जब उसके अंदर हम लेमन जूस ऐड कर देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? कोएगुलेशन। कोएगुलेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को, जैसे मिल्क होता है वो क्या होता है? सॉफ्ट होता है, मीन्स लिक्विड होता है, और जो कर्ड होती है वो हार्ड होता है, मतलब डेंस हो जाता है, थोड़ा जम जाता है वो। तो कोएगुलेशन कि जब लिक्विड जम जाता है किसी अदर सब्सटेंस को ऐड करने पर, उसको क्या बोलते हैं? कोएगुलेशन बोलते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, जो फॉलोइंग है उनमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? कैटलिस्ट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, दैट इज द करेक्ट आंसर बिकॉज ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि कैटलिस्ट क्या होते हैं? वो सब्सटेंस होते हैं जो हमें केमिकली वापस मिल जाते हैं आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, तो वो चेंज नहीं होते हैं। तो वही बात इसमें लिखी गई है। ऑल केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल, ये भी गलत है। कुछ केमिकल चेंजेस रिवर्सिबल भी होते हैं। ए रिवर्सिबल चेंज इज ऑलवेज फिजिकल चेंज, नहीं, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? इरिवर्सिबल भी होते हैं। जैसे ग्रेन्स को हम फ्लोर में चेंज कर देते हैं,
ठीक है। केमिकल चेंजेस ऑलवेज रिलीज, नहीं, बहुत सारे केमिकल चेंजेस में एनर्जी की ज़रूरत भी पड़ती है, तो इसलिए जो आपका ए ऑप्शन है वही करेक्ट है। ठीक है, तो आप पहले आप सारे स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, फिर आपको पता लगेगा कि भी जो स्टेटमेंट लिखे हैं वो कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। इफ़ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेसेस बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज देन इट इज़ कॉल्ड। जब एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम की जगह दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम आ जाता है तो इसको क्या बोलते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, केमिकल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं जहाँ पर एक की जगह दूसरा आ जाता है। जब दो सब्सटेंस आपस में इंटरेक्ट कर देते हैं तो उनके बीच रेट एंड द एक्सटेंट ऑफ चेंज कोलिजन के कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है जिसके अंदर वो चेंज होता है। मैंने बताया था कंडीशन और कोलिजन के ऊपर ही सारी चीज़ डिपेंड करती है। अगर कंडीशन नहीं है तो वो इंटरेक्शन भी नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है। तो और एक्सटेंट जो होता है, एक्सटेंट और रेट जो होता है दोनों कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। सॉरी, द जर्मिनेशन ऑफ ए सीड, जब हम बीज बोते हैं उससे क्या होता है? फसल होती है। फसल उगने में टाइम लगता है, मीन्स 2 to 3 मंथ्स लगते हैं। तो इसलिए ये क्या होता है? एक स्लो होता है और इरिवर्सिबल होता है। एक बार अगर जम गया तो जम गया, फसल बनेगी। ठीक है, और डिज़ायरेबल होता है और केमिकल चेंज होता है। तो इसलिए इसका आएगा सी ऑप्शन। फिजिकल चेंजेस रिक्वायर एनर्जी लेस देन केमिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज को करने में हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वहाँ पर हम कोई नया सब्सटेंस नहीं बना रहे हैं। ठीक है, केमिकल चेंजेस में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 आता है, सब्सटेंसेस विद रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स टू बिकम मोर स्टेबल। जो सब्सटेंस आपस में रिएक्शन कर रहे हैं इसका मतलब वो लेस स्टेबल हैं और रिएक्शन करने के बाद क्या हो जाते हैं? ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं, इसलिए दे रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म मोर स्टेबल कंपाउंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, एटम कंबाइन थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ आयरन इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही क्या होते हैं? एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियस के चारों ओर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं जो मूव करते रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन की वजह से ही एटम क्या करते हैं? आपस में कंबाइन करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो वो कंबाइन भी नहीं करेंगे। जैसे नोबल गैसेस होती हैं, उनके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? फुल्ली फिल्ड होते हैं, तो इसलिए वो इंटरेक्ट नहीं करते हैं। और यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चंस हमने कराए हैं सबके आंसर्स की दे रखी हैं। यहाँ पर आप मैच कर सकते हो, कुछ क्वेश्चंस गलत भी थे जो हमने ठीक कराए थे, और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। इसके बाद हमारे पास चैप्टर 4 आ जाता है, वाटर। हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वो अलग चैप्टर है, ये बहुत छोटा सा ही है, इसको हम एक पार्ट में करेंगे और एयर को भी एक ही पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर आपको बहुत सारी टर्म्स मिली हैं जो अलग अलग आई हैं। उन सभी टर्म्स को आपको लिखना है, और जैसे कैटलिस्ट आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन आ गया, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन आ गया। ठीक है, फोटोकेमिस्ट्री आ गया, स्टडी ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड फोटोकेमिस्ट्री। इस तरीके से आप छोटी छोटी टर्म्स लिख लीजिए, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरीके से वीडियोस मिलती रहें और आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ती रहे। एंड स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।